गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें और वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहें। क्वेश्चन फर्स्ट है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ईसी कैन बी एज्यूम एज। और में इसने पूछा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी एज्यूम एज फॉलोइंग एज पर IS 456/2000। फिर तीसरे टाइप से पूछा है इफ FCK इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज। देखो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देखो इसने पूछा है IS 456/2000। यदि इसके अकॉर्डिंग पूछता है तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, EC इक्वल टू 5000 √FC के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो इसका रिलेशन हो गया। वेयर EC क्या है, EC है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और FCK क्या है, सब कुछ लिखा है देखो क्वेश्चन में। FCK क्या है, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। यदि पूछता है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या हो गया, EC इक्वल टू 5000 √FC के। वही क्वेश्चन यदि दूसरे टाइप से पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 तो हमेशा याद रखना जिसका रिलेशन हो जाएगा वो EC इक्वल टू 5700 √FC के। समझ में आया, इसका रिलेशन चेंज हो जाएगा। यानी कि दो टाइप से यदि क्वेश्चन पूछता है, यदि पूछता है H पर IS 456/2000 तो EC इक्वल टू 5000 √FC के हो जाएगा। यदि अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 पूछता है तो EC इक्वल टू 5700 √FC के हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उसने पूछा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। देखो H पर 456/2000 पूछा है तो क्या हो जाएगा 5000 √FC के। देखो इसका भी C, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही से एक और क्वेश्चन आता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है तो इसको शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर टाइप से इसको पढ़ लिया, जिस टाइप से आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट इज kN पर mm² में पूछ लिया। देखो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है। देखो EC इक्वल टू अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 5000 √FC के होता है, ठीक है। अब EC इक्वल टू 5000 √FC के। FC की वैल्यू क्या है, देखो कभी भी आपको इस टाइप से देखो ग्रेड मिलता है, जैसे M25 हो गया, इसका मतलब हो गया FC के कितना है 25 न्यूटन पर mm²। एक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो FC की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। इसको सॉल्व करेंगे तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 5000, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 25,000 हो जाएगा। ये किस में आ गया, न्यूटन पर mm² में। यूनिट का हमेशा याद रखना, उसने kN पर mm² में पूछा है तो क्या हो जाएगा 25 kN पर mm²। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो उसी से बेस्ड क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो कर दोगे, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर देखो ए बी सी, मतलब डी इज द नन ऑफ दीज, क्योंकि देखो ऑप्शन ही नहीं दिया है, नन ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 456/2000 if the FCK is the characteristic strength of concrete, the tensile strength of the concrete is, ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, क्या होता है? फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 0.7 अंडर रूट FCK, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जिस टाइप के मैं रिलेशन बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको बिल्कुल रट लेना, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो गया? FCR इक्वल टू 0.7 रूट ऑफ FCK। फिर FCK क्या है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो यहाँ चीज़ समझ में आ गई। इसने रिलेशन यही पूछा था कि इसमें रिलेशन क्या है। देखो FCK इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? 0.7 रूट FCK इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एस्टिमेटेड फ्लेक्चर स्ट्रेंथ MPa ऑफ अ कॉन्क्रीट हैविंग अ मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 64 MPa वुड बी एच पर IS 456। इस क्वेश्चन में उसने देखो FCR की वैल्यू पूछ ली है। FCR की वैल्यू देखो, अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, फिर से देख लो। फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इक्वल टू 0.7 रूट FCK, ठीक है। तो फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपन को वैल्यू चाहिए या फ्लेक्चर स्ट्रेंथ चाहिए, तो FCR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.7 रूट ऑफ FCK। अब देखो FCK वैल्यू दिया है, देखो इधर देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है 64, यानी कि यदि अपन FCR की वैल्यू निकालें तो 0.7 रूट ऑफ क्या लिख देंगे? देखो ये दिए 64 दिए, यहाँ 64 लिख देंगे, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 इंटू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.6, ठीक है, MPa। समझ में आ गया। तो 5.6 कोई ऑप्शन है क्या? C इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, बताओ कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं होंगे, बिल्कुल मैं जो रिलेशन बताते जाऊँ उसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ माइल्ड, वेरी सीवर, मॉडरेट, एक्सट्रीम टाइप ऑफ एक्सपोजर आर रिस्पेक्टिवली इन MM। देखो अलग अलग टाइप की एक्सपोजर कंडीशन होती हैं, अलग अलग टाइप की एक्सपोजर कंडीशन में अलग अलग नॉमिनल कवर होता है। उसकी एक टेबल बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो टेबल में सबसे पहले लिखते हैं एक्सपोजर कंडीशन, देखो इधर लिखो, यहाँ लिख लिया अपन ने एक्सपोजर कंडीशन है जी, ठीक है, कौन सी कब। और सेकंड में यहाँ लिख लो नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट अपन ने एक टेबल बना ली, ठीक है। इसको इस टाइप से एक टेबल बना ली, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी क्या होती है। देखो सबसे पहले कंडीशन आती है माइल्ड, ठीक है, फिर सेकंड में लिखते हैं मॉडरेट, फिर थर्ड में लिखते हैं क्या? सीवर, फिर लिखते हैं वेरी सीवर। ध्यान से देखना बिल्कुल, वेरी सीवर, ठीक है। और फिर लिखते हैं एक्सट्रीम। इतनी कंडीशन हो गई। अब देखो नॉमिनल कवर किसके क्या होते हैं। सबसे पहले देखो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो माइल्ड का क्या होता है नॉमिनल कवर, बिल्कुल लाइन से लिखते हैं किसका क्या होता है। देखो माइल्ड का होता है 20 mm, ठीक है। मॉडरेट का क्या होता है 30 mm, सीवर का होता है 45 mm, वेरी सीवर का होता है 50 mm, जो एक्सट्रीम का होता है वो होता है 75 mm। समझ में आया, ठीक है। यानी कि माइल्ड यदि माइल्ड कंडीशन है तो 20 mm हो जाएगा, मॉडरेट में 30 mm हो जाएगा, सीवर के 45 mm हो जाएगा, वेरी सीवर के लिए 50 mm हो जाएगा, और एक्सट्रीम है तो क्या हो जाएगा 75 mm। समझ में आया, ठीक है।
तो ये चीज़ अपन को समझ में आई, मतलब अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए अलग अलग नॉमिनल कवर होता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है सबसे पहले उसने पूछा है माइल्ड, मतलब यदि देखें, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, माइल्ड पूछा है यानी कि नंबर 1 इसको लिखो, नंबर 1 में पूछा है माइल्ड। दूसरे में पूछा है वेरी सीवर, वेरी सीवर क्या होगा नंबर 2, ठीक है। फिर पूछा है सीवर, सीवर को नंबर 3 लिखो, सीवर को नंबर 3। फिर उसके बाद उसने पूछा है मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन कहाँ है, मॉडरेट कंडीशन में जी क्या हो गया 4 नंबर। फिर उसने पूछा है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में क्या हो गया 5 नंबर, ठीक है। देखो फिर से चेक कर लेते, 1 2 3 4 5, 5 है। अब देखो लाइन से लगा दो, नंबर 1 में क्या आया 20 mm, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 में क्या आया 50 mm, फिर नंबर 3 में क्या आया 45 mm, नंबर 4 में क्या आया 30 mm और नंबर 5 में क्या आया 75 mm। अब ऑप्शन चेक कर लो, 20 50 45 30 75 कोई क्या है 20 50 45 30 75, सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जो एक्सपोजर कंडीशन है उनको याद करना है, उनके नॉमिनल कवर क्या क्या होते हैं उनको याद कर लेना है, ठीक है। फिर इस टाइप से क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है एच पर IS 456/2000 व्हेन HYHD बार आर यूज द मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब। देखो स्लैब का एक मैंने शॉर्ट्स डाला था, स्लैब कंडीशन में देखो यदि स्लैब की बात करें तो इसमें रीइंफोर्समेंट देखो एक होता है माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील, और दूसरा क्या होता है HYHD बार, ठीक है, HYHD। दोनों के लिए जो AST होता है, ठीक है, वो अलग अलग होता है। देखो यदि मैं इसके लिए AST की बात करूं तो क्या होता है 0.15% ऑफ BD, यही होता था। और इसके लिए क्या होता था AST, इसके लिए होता था 0.12% ऑफ BD, यही होता था। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन ने यही पूछा है कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है, AST मिनिमम मान लो इसको, ये मिनिमम हो गया, ठीक है, AST मिनिमम। अब किसके लिए पूछा है HYHD बार के लिए पूछा है, तो क्या हो जाएगा 0.12% ऑफ BD। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AST मिनिमम इक्वल टू 0.12% ऑफ BD का मतलब क्या है टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई डाउट नहीं होगा। यदि माइल्ड स्टील में पूछता है तो क्या हो जाएगा 0.15% ऑफ BD, यदि आपका HYHD में पूछता है तो 0.12% ऑफ BD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट फॉर बीम एज। देखो मैक्सिमम की बात कर रहा है, इधर देख रहा है मैक्सिमम की बात कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो AST मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा 4% ऑफ BD। समझ में आया, समझ में आ गया। यानी कि जो AST मैक्सिमम आ जाएगा इसको कैसे लिख सकते हैं 0.04 BD, ये चीज़ समझ में आ गई। मैक्सिमम बात कर रहा है, ठीक है। यदि मैक्सिमम की बात कर रहा है, चाहे वो कंप्रेशन में पूछे और चाहे वो टेंसाइल में पूछे, आपका जो फॉर्मूला होने वाला है वो यही होना है 4% ऑफ BD, ठीक है, या 0.04 BD। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, देख लेना। यदि वहीं मिनिमम की बात करता है, AST मिनिमम पूछता है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.85 BD डिवाइड बाई FY, ठीक है। हमेशा याद रखना मिनिमम की बात करता है तो 0.85 BD डिवाइड बाई FY हो जाएगा, और जो AST मैक्सिमम की बात करता है वो क्या हो जाएगा 4% ऑफ BD, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द नॉमिनल मिक्स M20 कंक्रीट रिप्रेजेंट द नियरेस्ट इंग्रेडिएंट रेशियो, ठीक है। कुछ इंग्रेडिएंट रेशियो आते हैं, ठीक है, उनको याद कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, ग्रेड के लिए। देखो सबसे पहले M10, फिर उसके बाद लिखते हैं M15, M20, M25, यही ज़्यादा मोस्ट हैं, इसको देखते हैं। देखो M10 के लिए जो ग्रेड होता है वो क्या होता है 1:3:6, ठीक है। 15 के लिए क्या होता है 1:2:4, और इसके लिए क्या होता है 1:1.5:3, इसके लिए क्या होता है 1:1:2। मतलब 10 के लिए हो जाएगा 1:3:6, M15 के लिए हो जाएगा 1:2:4, M20 के लिए हो जाएगा 1:1
1.5:3 और M25 के लिए हो जाएगा 1:1:2। अब उसने किसके लिए पूछा है? M20 के लिए। M20 के लिए क्या है? 1:1.5:3, यानी कि क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई डाउट वाला काम ही नहीं है, समझ में आ गया? ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK वेयर FM इज द मीन स्ट्रेंथ एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखो, जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है, देखो जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेयर सिग्मा क्या है? वेयर सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत आती है, इसको भी थोड़ा देख लो। सिग्मा की वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। यदि M10 टू M15 ग्रेड है तो जो सिग्मा की वैल्यू रहेगी वो कितना हो जाएगा? 3.5 न्यूटन पर mm²। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। यदि M20 टू M25 है, ठीक है, तो जो सिग्मा की वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। ठीक है, यदि M30 टू M50 है तो जो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, कभी कभी सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं रहती है तो क्वेश्चन आता है तो आपको सिग्मा की वैल्यू इस टाइप से लिखना है। ठीक है, यदि डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि M20 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें रिलेशन पूछा था, उसने क्या बोला है? विच द करेक्ट फॉर्मूला फॉर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK वेयर FM इज द मीन स्ट्रेंथ एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब FCK फॉर्म में पूछा है, ठीक है, तो FCK के फॉर्म में क्या हो जाएगा? FCK इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का एक एक पॉइंट बिल्कुल शिद्दत के साथ नोट करना, क्योंकि इसमें छन्नी मत लगा देना कि इससे भी मोस्ट, क्योंकि सब मोस्ट ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्स इज 20 न्यूटन पर mm², द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 न्यूटन पर mm² फॉर 150 mm साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब्स एंड K 1.645, द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब्स विल बी नियरली। ठीक है, उसने FM की वैल्यू पूछी है। FM इक्वल टू क्या होता है? अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, FCK प्लस, अब देखो इसने इसकी कांस्टेंट K दे दिया, K दे दिया जो अपन 1.65 लिखते थे ना, यहाँ इसने दे दिया स्पेशली 1.645 है सिग्मा, ऐसा इसने बोल दिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो FM की वैल्यू चाहिए, FCK क्या है? देखो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ उसने क्या दे दिया? 20 दे दी। ठीक है, यानी कि ये 20 हो गई। 1.645 इंटू सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू क्या है? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो FM की वैल्यू आने वाली है वो क्या हो जाएगी? देखो इसको सॉल्व कर लें, ये 20 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.645 इंटू 4, ऐसा लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 26.58। ठीक है, 58 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 26.6 न्यूटन पर mm²। समझ में आ गई? मतलब जो FM की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई? 26.6 न्यूटन पर mm²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया? क्वेश्चन ने यही पूछा था, द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, यही पूछा था, द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते जाओ और हर वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वाला तो और इम्पोर्टेंट, आता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, ए सिग्मा CBC इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्चर कंप्रेशन इन न्यूटन पर mm² इन सर्विस दी मॉडुलर रेशियो। इसने मॉडुलर रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले देखो मॉडुलर रेशियो की बात करते हैं। जो मॉडुलर रेशियो होता है, ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आ गई। वेयर सिग्मा CBC क्या है, सिग्मा CBC इक्वल टू परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्सर कंप्रेशन। देखो वहीं लिखा है सब कुछ, कंप्रेशन, ठीक है। सिग्मा CBC यही बोला है, ठीक है, सिग्मा CBC यही होता है। तो उसने यही पूछा था सिंपल सा कि जो मोल्डर रेशियो है उसका रिलेशन क्या होता है, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप तो बिल्कुल एंड तक बने रहें और देखो कमाल देखते रहें। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 आया है, उसने क्या बोला, दी मॉडुलर रेशियो फॉर M20 ग्रेड दी कंक्रीट इज गिवन बाय। फिर उसने पूछ लिया है मॉडुलर रेशियो, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। अब देखो यहाँ थोड़ा देखो, जो सिग्मा CBC होता है इसकी वैल्यू अलग अलग डिपेंड करती है ग्रेड पर। यदि आपका M20 ग्रेड है और M25 ग्रेड है, हमेशा याद रखना। तो जो M20 ग्रेड है इसके लिए जो सिग्मा CBC की वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगा, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमेशा याद रखना, बिल्कुल याद कर लेना। और M25 के लिए होती है 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। IS कोड की वैल्यू है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। देखो M इक्वल टू 280 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू सिग्मा CBC, ठीक है। सिग्मा CBC है। अब किसके लिए, किस ग्रेड के लिए पूछा उसने, M20 के लिए। M20 क्या है 7, यानी कि यहाँ 7 वैल्यू पुट करो। इसको सॉल्व करोगे तो 280 डिवाइड बाई 21, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 13.33 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, देखो ऑप्शन में 13 है, यानी कि जो M की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। M इज़ द 13, यानी कि D इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार इन स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग आर रिस्पेक्टिवली। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, कि किसके लिए मिनिमम क्लियर कवर कितना रहता है, स्लैब का अलग रहता है, बीम का अलग रहता है, कॉलम का अलग रहता है। तो एक काम करते हैं, अपन एक टेबल बना लेते हैं और यदि कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छूटे ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं किसकी, फुटिंग की बात करते हैं, फुटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं, बिल्कुल लाइन से लिखते हैं, फिर उसके मिनिमम क्लियर कवर लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉलम, फिर थर्ड में लिखते हैं क्या, शियर वॉल, ठीक है। फिर फोर्थ में लिखते हैं क्या, बीम्स। फिर फिफ्थ में लिखते हैं स्लैब। फिर सिक्स में लिखते हैं फ्लैट स्लैब। फिर सेवन्थ में लिखते हैं रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल। फिर एट्थ में लिखते हैं स्टेयरकेस। अब देखो इनके लिए अपन मिनिमम क्लियर कवर पढ़ते हैं, किसके लिए क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना। यदि आप फुटिंग की बात करते हैं तो इसका जो मिनिमम क्लियर कवर होता है इसके लिए 75 mm होता है, ठीक है। कॉलम के लिए 40 mm होता है, शियर वॉल के लिए 25 mm होता है, बीम्स के लिए 25 mm होता है, स्लैब के लिए क्या होता है 15 mm होता है, ठीक है। फ्लैट स्लैब के लिए क्या होता है 20 mm होता है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल के लिए 20 to 25 mm होता है और स्टेयरकेस के लिए 15 mm होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके क्लियर कवर हैं वो याद कर लेना। मिनिमम क्लियर कवर फुटिंग के लिए क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, शियर वॉल के लिए, बीम्स के लिए, स्लैब के लिए, फ्लैट स्लैब के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए, स्टेयरकेस के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो उसने किसका, सबसे पहले स्लैब की बात की है, ठीक है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं और टिक लगाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले उसने पूछा है स्लैब, स्लैब 5वें नंबर पर है, ठीक है। स्लैब के लिए 15 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा है बीम के लिए, बीम की बात कर ली। फिर उसके बाद उसने कॉलम के लिए पूछा है, कॉलम की बात कर ली। फिर पूछा फुटिंग के लिए, फुटिंग की बात की। यानी कि सबसे पहले वो बात कर रहा है किसकी, बीम की, मतलब 25 हो गया। फिर उसके बाद बात कर रहा, सॉरी, सबसे पहले स्लैब की बात कर रहा है, ठीक है। स्लैब की क्या है, देखो स्लैब 15 हो गया। फिर उसके बाद उसने बीम की बात की है तो बीम क्या 25 हो गया। फिर उसके बाद कॉलम की बात किया तो 40 हो गया
और फिर फुटिंग की बात की 75। ऑप्शन देख लो कोई, 15, 25, 40, 75, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई डाउट तो हो ही नहीं चाहिए। बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यू आप याद कर ले, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल और मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है और क्वेश्चन बार बार आता है। हमेशा याद कर लेना, जब भी इन अ कैंटिलीवर बीम की बात करता है, कैसी बीम है, कैंटिलीवर बीम, तो हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो। देखो, यदि कैंटिलीवर बीम की बात करता है तो अपर, ठीक है, फाइबर ऑफ द सेक्शन, ठीक है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। का मीन्स क्या हुआ, जो अपर फाइबर ऑफ द सेक्शन, मतलब सेक्शन का जो ऊपर वाला भाग होता उसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे। तो इसमें यदि इसे कंपेयर करके देखें तो जो लोअर फाइबर होगा उसमें क्या हो जाएगा, लोअर फाइबर ऑफ द सेक्शन सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका मीन्स तो यही हुआ भाई, जब ऊपर वाले भाग में टेंसाइल स्ट्रेस आता है तो नीचे वाले भाग में क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इन केस ऑफ कैंटिलीवर की बात कर रहे हैं, कैंटिलीवर बीम्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये हो गया कैंटिलीवर बीम में 2 पॉइंट अपन ने लिख लिए कि पहला पॉइंट हो गया कि जो अपर फाइबर ऑफ द सेक्शन है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और जो लोअर फाइबर है उसमें क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा इन अ कैंटिलीवर बीम टेंसाइल और मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ आएंगे। जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है कहाँ आ रहे हैं, अपर वाले भाग में आ रहा है, यानी कि ये हो गया ऑन द टॉप और अपर फेस ऑफ द बीम। बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्वेश्चन को पढ़ना, किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर आंसर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखो, उसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो पार्शियल फैक्टर फॉर स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, मतलब स्टील की बात कर रहा है, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर स्टील की बात कर रहा हो, कौन सी, LSM की बात कर रहा है। तो अपन दोनों की बात कर ले, LSM और WSM। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट लाएंगे तो LSM और WSM के भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन मत दे। देखो, यदि मैं LSM की बात करूं तो देखो, इसमें एक आता कॉन्क्रीट, ठीक है, एक होता स्टील। दोनों के फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, स्टील हो गया, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। काय की बात कर रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो, LSM में देखूँ तो कंक्रीट की जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो कितनी होती है, 1.5, और स्टील की होती है 1.15। समझ में आ गया, बिल्कुल रट लेना, क्वेश्चन बहुत आता है। WSM की बात करूं तो इसमें भी कंक्रीट और स्टील। ठीक है, तो इसमें कंक्रीट की क्या होती है, कंक्रीट के लिए 3 होती है और स्टील के लिए क्या होती है, 1.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यदि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का क्वेश्चन आता है, उसने लिमिट स्टेट मेथड में इसमें पूछा है और स्टील के लिए पूछा, देखो लिमिट स्टेट मेथड और स्टील के लिए 1.15, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। यदि WSM की बात कर रहा है, कंक्रीट में पूछता है तो 3 हो जाएगी, स्टील की पूछता है तो 1.8 हो जाएगी। LSM की बात करता है, कंक्रीट की पूछता है तो 1.5, इसमें स्टील की पूछिए तो 1.15 हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्रीप कोफिशिएंट एट 28 डेज लोडिंग एज। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रीप कोफिशिएंट होता क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, जो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेन, मतलब इसका यदि डेफिनेशन बनाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, डिफरेंट डे के लिए अलग अलग क्रीप कोफिशिएंट होता है। देखो अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले 7 डे की बात करते हैं, 7 डे, फिर उसके बाद करेंगे 28 डे, फिर उसके बाद करेंगे 1 ईयर। ठीक है, अलग अलग वैल्यू अलग अलग डे के लिए अलग अलग। 7 डे के लिए बात करें तो जो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो होता है 2.2,
28 के लिए बात करें तो 1.6 और 1 ईयर की बात करें तो 1.1। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा क्रीप कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि क्वेश्चन ने पूछा 28 के लिए, 28 के लिए 1.6 है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एक एक चीज़ समझाऊंगा, आप तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर क्वालिटी कॉन्क्रीट सेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो उसने पूछा है पीएच वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना फॉर कॉन्क्रीट वर्क, जो कॉन्क्रीट वर्क के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6 to 8.5। तो उसने यही पूछा है कि क्वालिटी कॉन्क्रीट, ठीक है, पीएच वैल्यू है वो कितनी है 6 to 8.5, मतलब क्या हो जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर। देखो दूसरी टाइम में क्या पूछा है, द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, मतलब कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से 8.5 के बीच होती है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म ऑफ क्रीप कोफिशिएंट थीटा एंड 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के इज गिवन बाय। इसका भी बहुत ही ठीक है फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या उसने लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा है। देखो अभी अपने पिछले पढ़ा था, पिछला क्या पढ़ा था, शॉर्ट टर्म के लिए एक ई सी इक्वल टू 5000 रूट ऑफ एफ सी के। ठीक है, क्वेश्चन यदि आता है शॉर्ट टर्म, देखो शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस आता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तो होगा ई सी इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के। यदि वहीं क्वेश्चन चेंज कर देता है और बोल देता है कि आप क्या बता दीजिए, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस की बात करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस की बात करता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सी, इसको लॉन्ग टर्म एल लिख लो, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 5000 रूट एफ सी के डिवाइड में 1 प्लस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, देखो क्वेश्चन आया भी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो वेयर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, क्रीप कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा, क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ में आ गई, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही क्वेश्चन ने पूछा था। शॉर्ट टर्म की बात करता है तो ई सी इक्वल टू 5000 रूट ऑफ एफ सी के, और लॉन्ग टर्म की बात करता है तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड में 1 प्लस थीटा और कर देना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग सिमअल्टेनियसली। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है, इसके लिए अपन एक टेबल पहले देखेंगे। टेबल देखो, डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन एंड पार्शियल फैक्टर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है, इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट लिखा है लोड कॉम्बिनेशन, दूसरे में लिखा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, फिर लिखा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनते हैं, डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन बन सकता है, डेड लोड और विंड लोड का बन सकता है, डेड लोड लाइव लोड प्लस विंड लोड बन सकता है, डेड लोड लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड बन सकता है। मतलब इसमें एक चीज़ समझ में आई कि जो विंड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड कभी नहीं बन सकता। एक चीज़ समझ में आ गई, देखो यही लिखा है अपने, डेड लोड के बाद विंड लोड लिखा है, फिर डेड लोड के बाद अर्थक्वेक लोड लिख दिया, यानी कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। एक चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करता है, देखो तो यदि डेड लोड क्वेश्चन आता है कि इसकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगी इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। यदि डेड लोड की बात करते हैं तो 1.5, लाइव लोड की बात करते हैं तो 1.5। ठीक है, यदि इसका कॉम्बिनेशन बनता है देखो तो डेड लोड में 1.5 हो जाएगा, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में 1.5, और इसमें देखो तीनों कॉम्बिनेशन 1.2, 1.2, 1.2। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी की बात करते हैं तो देखो जो डेड लोड की होगी 1, लाइव लोड की 1, इसमें देखो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो डेड लोड की 1 और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड की क्या हो जाएगी 1, और तीनों का बनता है तो 1, 0.8, 0.8। मतलब क्वेश्चन में एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड है वो एक साथ कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इस टेबल को देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो कॉम्बिनेशन देख लेना किस किस का कॉम्बिनेशन बने। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स नीड नॉट बी कंसीडर। ठीक है, कौन सा कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बताया, देखो अभी अभी हमने बताया कि बेंड लोड और क्या अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, या बेंड लोड उसी को अर्थक्वेक को क्या बोल देंगे, सीजमिक लोड, यानी कि बेंड लोड और सीजमिक लोड एक साथ नहीं होंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। बेंड लोड और डेड लोड तो होते थे, देख लो बेंड लोड और डेड लोड तो हो रहा था, बेंड लोड डेड लोड, लेकिन बेंड लोड और अर्थक्वेक उसी को बोल सकते हैं बेंड लोड और सीजमिक लोड कभी भी एक साथ नहीं होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20, उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट एच पर IS 456/2000 इज। यदि इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में बोल देता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता दो। ठीक है, देखो पूछा उसने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड, किसी भी ग्रेड का यदि उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पूछता है और किसी भी ग्रेड की पूछता है, जैसे इसने M30 ग्रेड की पूछी है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, कुछ नहीं करना, M के आगे जो वैल्यू है 30 है, 30 लिख दो, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं FC के इक्वल टू 30 न्यूटन mm स्क्वायर की जगह MPa लिख सकते हैं, मतलब मेगा पास्कल। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यदि एग्जाम्पल दूसरा समझो, यदि वो M20 की बात करता तो अपन क्या लिख देते, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ गया। M के आगे जो भी ग्रेड होगा M20 M30 जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो वही हो जाती है। समझ में आ गया। यहाँ आज का सेशन आप समाप्त होता है। बिल्कुल समझ में आया होगा ना। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी सेशन देखा करो बिल्कुल लास्ट तक देखा करो, एक एक पॉइंट नोट किया करो। देखो हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किया करो। मैं अभी आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप बिल्कुल सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर ले जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल लगे रहें। पर डे सुबह 7 बजे क्लास आती है, आप उसको देखें पर डे। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख देना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।